नमस्कार। 5 PM न्यूज़ टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अमित शाह से दिल्ली में मिलने गए महायुति के नेता शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस ने की मुलाकात। बागियों को लेकर अमित शाह ने क्या निर्देश दिए, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि गुजरात और दिल्ली से ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, नाना पटोले हों, ये सब लोग जो हैं महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। तो क्या ये महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात या महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली का इलेक्शन है, एक तो हम इस पर समझेंगे। और दूसरी बात ये है, ये लड़ाई दो दलों के बीच में नहीं हो रही है, बड़ा पिक्यूलियर इलेक्शन है, दो गठबंधनों के बीच में हो रही है। इसमें एक तरफ जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और दूसरी तरफ शिवसेना को ही तोड़ के जो दूसरा गुट बना है शिंदे ग्रुप, और उसके साथ जो है वो आपके एनसीपी अजीत पवार, जो शरद पवार से हटके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, और तीसरी भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरफ तो असली है, दूसरी तरफ नकली है। तो इसका क्या होगा? नामांकन की तारीख आते आते सीटों को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर मामला थोड़ा उलझ सा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अग्रिम भूमिका ले ली है। उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सैकड़ा पार करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शरद पवार ने जो फॉर्मूला लगाया, उसमें 85-85-85 सीटें तीनों दलों को दी है। 15 सीटों पर अभी जो है वो होना बाकी है निश्चय, और 18 सीटें जो हैं वो क्षेत्रीय दलों को दी जा रही हैं। एक तरफ जहां महायुति में शिंदे इस बात को लेकर खुश नहीं है, और दूसरी तरफ बैठक में दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर बुलाकर उनकी क्लास लेते हैं। उनको कहते हैं कि कोई भी बागी आपकी पार्टी से और अजीत पवार की पार्टी से, शिंदे की पार्टी से और अजीत पवार की पार्टी से खड़ा नहीं होना चाहिए। जबकि ये कहना भी मुश्किल है कि अगर मान लीजिए शिंदे को आप कम सीटें देंगे, एकनाथ शिंदे को, और वो सीएम है महाराष्ट्र के, तो जब आप उनको सीटें ही कम देंगे तो वो कम सीटें जीत के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है मैक्सिमम सीटों पर लड़ रही है। तो क्या जिस तरीके से हरियाणा में 10 एमएलए के साथ जेजेपी के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और इस इलेक्शन में जेजेपी की एक भी सीट नहीं आई, उनके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इलेक्शन हार गए, तो क्या यही हाल एकनाथ शिंदे होने वाला है? क्या यही है अमित शाह की नीति? अमित शाह ने मीटिंग से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम को भी बुलाया था। सूत्रों के अनुसार चुनाव के दौरान बागियों को लेकर अमित शाह बहुत सतर्क हैं, क्योंकि अब ये दो धारी तलवार है। हरियाणा में तो इंडिपेंडेंट्स को खड़ा करके वो कुछ सीटों पर चुनाव जीतकर इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने वापस अपनी पार्टी में ले लिया, पर अगर एकनाथ शिंदे गुट के और अजीत पवार गुट के लोग इंडिपेंडेंट अगर खड़े हो जाएंगे, तो क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन है, तो कम अंतर से के वोट से ही जीत हासिल करनी है। तो अगर एक भी बागी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है एकनाथ शिंदे ग्रुप का या अजीत पवार ग्रुप का, और 2-4 हजार 5 हजार वोट भी ले लेता है, तो वो महायुति को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वहां सरकार महायुति की है। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुधीर सक्सेना जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, महायुति की दिक्कतें बागियों के सर हों या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बात हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे को कम सीटें देकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए एकनाथ शिंदे के साथ इसलिए जुटे थे क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार बनाने की पोजीशन में थे और सीएम घोषित हो चुके थे। अब लग ऐसा रहा है कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अमित शाह द्वारा साइडलाइन किया जा रहा है, और अमित शाह अग्रिम भूमिका में है, और गुजरात से महाराष्ट्र का इलेक्शन लड़ा जा रहा है, और मराठी अस्मिता की ये लड़ाई भी है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में मराठी मानुस की जो बात है, उसमें अगर गुजरात से इलेक्शन लड़ा जाएगा या दिल्ली बुलाकर सीएम और डिप्टी सीएम से बात की जाएगी, तो क्या एक्सोडस नहीं हो सकता कि शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के बहुत सारे लोग वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जाएं? सुधीर जी। जी धन्यवाद आत्मजीत जी। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि महाराष्ट्र में महायुति का चुनाव दिल्ली से लड़ा जा रहा है, गुजरात से लड़ा जा रहा है, और उसके सूत्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उंगलियों से लिपटे हुए हैं। अमित शाह की राजनीतिक यात्रा पे गौर करें तो अमित शाह का राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो धूमकेतु की मानंद राजनीति में उभरे हैं, आप गौर करें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अन्य नेता हो, सभी लोग या तो गौण हो गए हैं या फिर उनकी वो से या उनकी का जो एक महत्वपूर्ण दखल होता था पार्टी में, वो बहुत कम हो गया है। और दिन ब दिन अमित शाह की ताकत, उनका रसूख और उनकी गतिविधियों का दायरा बड़ा होता जा रहा है। अब हम अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में दो पार्टियां टूटी, एनसीपी और शिवसेना। तो एनसीपी के अजित पवार जैसे नेता को उनके संरक्षक, उनके गुरु, उनके चाचा शरद पवार से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने का जो काम हुआ है, उसमें केंद्रीय भूमिका अमित शाह की रही थी। अब अमित शाह के अंतर्गत जो सरकारी एजेंसियां हैं, जिसमें सीबीआई आती है, रा आती है और अन्य संस्थाएं हैं जो लगातार ईडी है, तो इनका किस तरह से कब कैसा इस्तेमाल करना है, कब किसकी कौन सी नस दबानी है और कब किसको किस मुद्दे पर संदेशा भेजकर घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है, इस कला में अमित शाह माहिर हैं। आप चुनाव के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को देखें, वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर और उनकी बगावत को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक पर्ची से वहां काम हो गया। वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध ली और एक अनाम व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री बना। उसके बाद आप हरियाणा के चुनाव की बात करें, हरियाणा के चुनाव में यह मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस विजयी होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कलें घुमाई गई, क्या उड़ा भाग हुआ, क्या कैसे ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, इन सारे तथ्यों को एक बार की आप अलग भी करते हैं तो वहां राव साहब ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया था। अनिल विज ने जो अंबाला से एमएलए चुने गए, उनका भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा था, लेकिन वही कला के कब किसकी नस कैसे दबाई जा सकती है वही हुआ और वहां पर एक नायब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिल गया। आप बिहार के चुनाव को करीब 5 साल पहले के चुनाव को याद करें, शाम तक ये खबर थी कि तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी दल बिहार में सरकार बना लेंगे। अचानक अमित शाह पटना पहुंचते हैं, वहां राजभवन में डेरा डाल देते हैं। अब दोनों के बीच कोई सीधे सीधे कड़ी जोड़ने का कोई आधार या सूचनाएं नहीं है, लेकिन सुबह तक होता यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी पिछड़ जाती है और वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार सत्ता में आ जाती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो या छत्तीसगढ़ में श्री साय, दोनों जगहों पर, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के पीछे नेपथ्य में अगर सबसे कारगर, निर्णायक और केंद्रीय भूमिका किसी की है तो वह अमित शाह की है। अब उसकी एक लंबी कहानी है जिसपे हम लोग कभी बाद में इत्मीनान से बात करेंगे। अब हम आए महाराष्ट्र के चुनाव पर। तो महाराष्ट्र के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है और महाराष्ट्र का जो जातीय समीकरण है, महाराष्ट्र का जो मिजाज है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण निर्मित हुए हैं, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना परस्पर नजदीक आके उन्होंने आघाड़ी का गठन किया है और एक साथ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत होती तो महाराष्ट्र के चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के साथ करा लिए गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हर लिहाज से बहुत मायने रखते हैं। ये इनके प्रकार है, साम दाम दंड भेद किसी भी
तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में वो सत्ता में बनी रहे। और निश्चित ये कठिन काम है, और जिस तरीके से अमित शाह नेपथ्य में बैठकर गोटियां चल रहे हैं या कलपुर्जे घुमा रहे हैं, और जिस तरीके से आप उनकी सभाओं को देखें, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अमित शाह ने अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुकाबले अधिक सभाओं को संबोधित किया है, और वो लगातार एक्टिव मोड में रहे हैं। जब चुनाव नहीं भी होते हैं तो विभिन्न राजधानियों का दौरा करना, वहां बैठकें लेना, लोगों से मिलना, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए तमाम तरह के कदम उठाना, इसमें अमित शाह, आप आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति कैसे इतने सारे काम करता है। और उनका जो होमवर्क है, जब वो विभागीय बैठकें भी लेते हैं तो पूरे पूरे होमवर्क के साथ जाते हैं। अब वो झारखंड में जाकर ये कहते हैं कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया पाया गया तो उसको उल्टा लटकाकर सबक सिखाया जाएगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जाकर वो धारा 370 को हटाने की पैरवी करते हैं और आतंकवादियों को चुनौती देते हैं। छत्तीसगढ़ में जब वो जाते हैं तो नक्सलवादियों को मिटाने की बात कहते हैं। तो अमित शाह हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न राज्यों में सत्ता में लाने में परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों भूमिकाएं निभाई हैं। महाराष्ट्र में दिक्कत यह है कि शरद पवार जैसा नेता है, जो अनुभवी भी है, दूरदर्शी भी है, और जिनको राजनीतिक गुणा भाग में महारत हासिल है। लेकिन अभी अभी जो स्थितियां बन रही हैं, तो महायुति में बगावत का या विद्रोह का खतरा है, लेकिन इससे जो है आघाड़ी भी बरी नहीं है। आघाड़ी में जिस तरीके से नाना पाटोले और संजय राउत में मतभेद उभर कर आए हैं और कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, वो भी आघाड़ी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब ये पवार की महत्ता आप देखिए कि पवार से 6 बार के एमएलए बबन शिंदे मिलते हैं, पवार से विलास लाड मिलते हैं, पवार से अबा बागुल मिलते हैं, पवार से दिलीप वलसे पाटिल मिलते हैं, चेतन टूपे मिलते हैं, और शिवाजी के जो वंशज हैं समरजीत सिंह, वो शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन करते हैं। नवी मुंबई से संदीप नाइक उनकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फलटन से दीपक चौहान ज्वाइन करते हैं। तो ये जो खतरा है, जी ये जो खतरा है कि पार्टियों के नेता छोड़कर शरद पवार और उनके सहयोगी दलों के पाले में जा सकते हैं, इसको रोकने के लिए शाह को विशेष तौर पर मेहनत करनी पड़ रही है। आत्मजीत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बागियों के स्वर तेज हो रहे हैं। उनको अगर शिवसेना जिनकी सरकार है, जिनका सीएम है, उसको आप बराबरी की सीटें नहीं देंगे, जैसे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो उद्धव ठाकरे में की पार्टी में या एनसीपी शरद पवार ग्रुप में जा सकते हैं। शरद पवार के पास 85 सीटें हैं, 20-25 सिटिंग एमएलए को वो इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और यही शायद मास्टर स्ट्रोक चला जब ये आपने बताया संजय राउत और नाना पटोले में जब खटपट चल रही थी, तो शरद पवार ने आकर उस मामले को शांत कर दिया और एक ओपनिंग ले ली। अब जितने बागी उन दो पार्टियों से आएंगे वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब इधर इस तरफ भी आएंगे, क्योंकि अगर जहां उनको लगेगा महायुति हार रही है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीत रही, तो होगा। अब हम मामला आ जाता है गुजरात पर वापस आ जाते हैं। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्षेत्र की बात करूं, वो ये दावा करते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, जबकि उनके कार्यकाल में पिछले 11 साल में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का अंतर एकदम धुंधला हो गया। संविधान विधायिका से चलता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका के बारे में सब चीजें स्पष्ट हैं। सरकार नीतियां बनाती है, विधायिका उन नीतियों को के अनुसार कानून पारित करती है, न्यायपालिका कानूनों को परिभाषित करती है और कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। पर आपने देखा किस तरीके से आनंद फानन में हमारे क्रिमिनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सबको बीएनएस में बदल दिया गया, भारत न्याय संहिता, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई जेपीसी नहीं बनती, कोई आपने देखा नहीं कि कोई कैबिनेट कमेटी बैठी हो उस पर चर्चा करने के लिए। और जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जब माधुरी पुरी बुच को बुलाया जाता है तो वो भी वहां नहीं आती हैं, वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी आ नहीं सकती।
तो ये जो गुजरात काडर के लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और आपका सेबी, इन सब में बैठा दिया गया है और प्रताड़न के लिए सिर्फ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, जैसे हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, डिप्टी सीएम को जेल में डाल दिया गया, और बिना किसी सबूत के वही पीएमएलए का कानून जो मनी बिल के थ्रू पारित किया गया। और गृह मंत्रालय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इन सब चीजों का, सेबी तो चलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, पर इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी ये तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। और गवर्नर्स के रोल, उस पर भी तवज्जो दीजिएगा कि जितने भी गवर्नर हैं, चाहे वो तमिलनाडु के गवर्नर हों, कर्नाटक के हों, या हिमाचल के हों, या महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्पीकर के थ्रू दोनों पार्टियों को तोड़ा गया, तो क्या इन गवर्नर्स के रोल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अंतर धुंधला हो रहा है वो, और न्यायपालिका बात ही नहीं कर पा रही। सोमनाथ के मंदिर की जगह, ट्रस्ट की जगह जो है, उसमें एक ही समुदाय की मस्जिदों को तोड़ा गया, और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 17 का आदेश है जिसमें कोई भी प्लेस ऑफ रिलीजन या वर्शिप को, प्लेस ऑफ वर्शिप को तोड़े जाने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है, पर वहां तोड़े जा रहे हैं। और जब स्टे के लिए वहां गए तो उन्होंने नवंबर 11 की तारीख दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मामला जो है, ये धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करके एक समुदाय के घर के बाहर आप झंडा हटाते हैं, फिर वहां दंगा हो जाता है, फिर आप लाउड स्पीकर लगा के उनको गालियां देते हैं, तमाम तरीके से उनको उकसाते हैं। क्या गृह मंत्रालय देश का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कार्यपालिका न्यायपालिका को लेकर? मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए आत्मजीत जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ उससे कहीं अधिक लंबे हैं जितने आपको दिखाई देते हैं या जितना आप अनुमान लगाते हैं। मैंने जैसा कि कहा, 24 घंटे सक्रियता के कारण और रोड मैप उनका बहुत साफ है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की छवि जो लॉन्ड्री की बन गई है कि आप आइए, आप उजले हो या नहीं हो, लेकिन आप निरापद रहेंगे, आपके ऊपर कोई अलाय बलाय या कोई आंच नहीं आएगी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की छवि बनी है तो यह कहीं ना कहीं अमित शाह की सूझबूझ का नतीजा है। अजित पवार पार्टी छोड़कर नई पार्टी, नया धाड़ा बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, इसके पीछे अमित शाह की भूमिका है। अभी बिल्कुल ताजा घटना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। उनका बेटा जीशान जो कांग्रेस में था, वो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार की शरण में आ गया, क्योंकि उसको पता है कि उसको निरापद, निर्भय या निष्कंटक रहने के लिए कवच कुंडल चाहिए। कवच कुंडल यानी संरक्षण चाहिए, और वो संरक्षण उसे भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी सहयोगी दल में रहकर ही मिल सकता है। एक अल्पसंख्यक होने के नाते उसे पता था कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में कहीं अधिक आराम से या कहीं अधिक संभावना के साथ रह सकता है। और आप देखिए, समीर वानखेड़े हो या समीर भुजबल हो, ये पार्टियां बदलने का जो खेल है ना, इसके पीछे जो लगातार अस्थिरता का जो वातावरण है, तो अमित शाह की ये कोशिश रहती है कि चीजें अस्थिर रहें ताकि वो अपने तरीके से चीजों को मेंटेन कर सके, चीजों को बांध सके। अब उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव हो रहे हैं। 9 उपचुनावों में अमित शाह की बहुत सीधी रुचि और सीधी भूमिका है, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि नतीजे उनके हिसाब से आए। आपने गुजरात की बात कही, तो गुजरात अडानी और अंबानी कारोबार में, राजनीति में मोदी और शाह, यानी 4 व्यक्ति इस पूरे 1 अरब 40 करोड़ के देश को चला रहे हैं। इसमें किसी को कोई शको शुबहा नहीं होना चाहिए। अब अडानी की रुचि हसदेव के जंगलों में छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में अपार खनिज संपदा है उसमें भी है, जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार है उसमें भी है, और ताजा सूचना तो ये है कि चीन में, शंघाई में जो एनर्जी का
जो भावी प्रोजेक्ट है उसमें भी है। तो मैं उसका जी डिटेल दे देता हूँ। अदानी एनर्जी जी रिसोर्सेज लिमिटेड AERCL, वो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए उन्होंने अपनी सितंबर 2024, एक महीना पहले उन्होंने अपनी कंपनी शंघाई में रजिस्टर की है। अदानी ग्लोबल, जिसके विनोद अदानी जिसके संस्थापक हैं, सिंगापुर बेस्ड है, वो उसकी पेरेंट कंपनी है। तो कहा जाता है ये एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी वहाँ स्टैब्लिश की गई, उसके बाद ही ये चाइना के साथ वार्ता करके, क्योंकि अब विंटर्स का टाइम वैसे भी जो वहाँ पे आपने अपने पोस्ट बना रखे हैं उन पोस्ट से आप रिट्रीट करते हैं। तो ये एक तरीके से रिट्रीट है, डी एस्केलेशन नहीं है। और उसको हमारी आर्मी इस तरीके से दिखा रही है, जो आज बयान फिर से आया कि आर्मी के लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया इस सारे प्रोसेस में, समझौते में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद पूछ रहे हैं कि ये एग्रीमेंट की कॉपी कहाँ है, किसने साइन किया, कब किया। नॉर्मली तो जब इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं LAC पर, तो उसमें सेना के अधिकारियों को, सेना के शीर्ष अधिकारियों को इन्वॉल्व किया जाता है, दूसरी तरफ से उनके सेना के अधिकारी आते हैं, इधर से हमारे सेना के अधिकारी जाते हैं। पर ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ, क्योंकि उनके साथ वो झूला झूलते रहते हैं, तो वो झूला झूलते झूलते ही वो तय हो गया होगा कि उसमें क्या करना है। हालांकि आपने जो भी जिक्र किया मोदी जी का, अमित शाह जी का, नीता अंबानी का, मुकेश अंबानी का और अदानी का, ये सब गुजरात से आते हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देके फिर आपकी बात को कंक्लूड करता हूं कि 2008 में 16 गुजरात के बिलियनर्स थे, आज उनकी संख्या 162 हो गई है। 189 में 162 बिलियनर्स गुजरात से ही आते हैं। और ये किसकी तर्ज पे, कॉस्ट पे हो रहा है? महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात जाते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु का सारा बिजनेस जो है वो गुजरात जाता है, और बाकी स्टेटों में जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उसमें परचेजिंग पावर लोगों की कम होती जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जा रही है। और ये होता कैसे है? क्योंकि बट्टे खाते में 35-36 लाख करोड़ रुपया जो हमारे बैंकों का, हमारी सेविंग्स का डाल दिया गया है, वो सारे लोन यही बिलियनर्स लेते हैं और फिर उन बैंकों का पैसा वापस नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि मराठवाड़ा हो या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र हमेशा देश की इकोनॉमी को अंग्रेजों के समय से पहले, मुगलों के समय से लीड करता आ रहा है। और बॉम्बे को ऐसे ही फाइनेंशियल कैपिटल या बिजनेस कैपिटल नहीं कहा जाता है। अब वो बिजनेस कैपिटल अहमदाबाद या गांधीनगर में शिफ्ट कर गई और दिल्ली से उसका संचालन हो रहा है। तो इसलिए अमित शाह गृह मंत्री का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर चीज का केंद्रीकरण करना, कैसे बिजनेसेस को चलाना है। पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए भी अब हिंदुस्तान को कोई आपत्ति नहीं है, क्रिकेट मैच खेलने के लिए भी कोई आपत्ति नहीं है पाकिस्तान जाकर, क्योंकि जय शाह ICC के हेड हो गए हैं। तो उनका तो फेदर इन द कैप हो जाएगा अगर इंडियन टीम पाकिस्तान में जाके मैच खेलने लग जाएगी। तो इन तमाम बातों पर मैं आखिरी में आपसे टिप्पणी चाहूंगा। जी देखिए, आपने संख्या बताई कि 16 से 162 कुबेर हो गए, तो ये और बाकी जो आपने आंकड़े दिए वो कहानी को बहुत साफ तौर पर बयान करते हैं, उसमें कोई विशेष टिप्पणी की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से अभी कजान सम्मेलन की फलश्रुति है और जिस तरीके से शंघाई में ऊर्जा के प्रोजेक्ट को लेकर आपने अपनी बातें कही, दो चार बातें मैं और कहूंगा कि बंबई अडानी और अंबानी दोनों के लिए मायने रखता है। अंबानी का जो चर्चिल बंगला है, अकेला है, क्या नाम है उसका, वो बंबई में है। और हाँ, और धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को गया है, ऐसी खबर है। और धारावी से चुनाव लड़ने के लिए समीर वानखेड़े का नाम आ रहा है, और ये वही अफसर हैं जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित ड्रग्स के मामले में पकड़ा था, और उसके बाद अनेक तरह के लांछन उन पर लगे थे। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस पर विपक्षी दल आवाज नहीं उठाते हैं, कि सरदार पटेल जो लौह पुरुष थे, गुजरात जिन पर फख्र करता है, पूरे देश को उन पर गर्व है, जिन्होंने 600 रियासतों का एकीकरण कर भारत गणतंत्र को निर्मित किया, उनकी मूर्ति आप चाइना से बनवाते हैं। क्या भारतीय शिल्पी, भारतीय कारीगर, भारतीय इंजीनियर, भारतीय श्रमिक सरदार पटेल की मूर्ति नहीं गढ़ सकते थे? तो चीन से सरदार पटेल की मूर्ति बनवाना ही मुझे लगता है कि एक बहुत शर्मनाक कदम था। इस मूर्ति को भारत में ही बनवाया जाना चाहिए था। खैर, अमित शाह, मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक
शक्तिशाली नेता हैं, तमाम सूत्र उनकी उंगलियों से लिपटे हुए हैं, और इसको कहना चाहिए कि लिहाज या कौन क्या कहेगा, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। उनके फैसले बहुत स्पष्ट होते हैं, उनका रास्ता तय होता है, और वो इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया लोगों में कैसी होगी, और शुचिता से या आदर्शवादिता से या नैतिकता से या मूल्यों से उनका उतना सरोकार नहीं है जितना कि किसी भी कीमत पर वो कामयाबी चाहते हैं, और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे, अन्य दल, अन्य परिवार, अन्य चीजें टूटे तो टूटे। अभी ताजा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दक्षिण के राज्यों की कीमत पर गुजरात को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और मजबूत किया जा रहा है, और उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन हो रहा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री उत्तर भारत का होता था तो दक्षिण भारत से राष्ट्रपति चुना जाता था। उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी और एपीजे कलाम का उदाहरण दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें जो विषयांतर हो जाएगा, उन्होंने कही है। और आज की तारीख में आप देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का स्पीकर और अन्य महत्वपूर्ण पद सारे के सारे मोटे तौर पर उत्तर भारतीयों के हाथों में है, और दक्षिण की भूमिका नहीं है, बल्कि दक्षिण के राज्यों के साथ हर स्तर पर कहीं ना कहीं भेदभाव बरता जा रहा है। और राज्यपाल या राजभवन जो है, वहां के मुख्यमंत्रियों को प्रताड़ित करने, उन्हें परेशान करने और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को लागू करने का एक ठिकाना बनकर रह गए हैं। आत्मजीत जी। जी, आखिर में यही कहूंगा, गुजरात वो स्टेट है जहां से गांधी भी आए थे और जहां से जिन्ना भी आए थे। ये तो लोगों को समझना है कि देश को बांटने का काम कौन कर रहा है और देश को पिरोने का काम कौन कर रहा है। सुधीर सक्सेना जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।